ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं brilliant.org से। नमस्ते, कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सिर्फ इंक्रीमेंटल एडवांसमेंट देखा है, लेकिन जब तक सैम एल्टमैन की ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नया युग शुरू नहीं किया। और ओपन एआई वही कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ChatGPT को बनाया है, जो लोगों के काम, शॉपिंग और इंटरैक्ट करने के तरीके को बदलने की क्षमता रखता है। मैंने 2017 के बीच में कोल्ड फ्यूजन पर ओपन एआई को कवर करना शुरू किया था। उस समय उनके बॉट बिटडेंडी ने प्रोफेशनल डोटा 2 प्लेयर को 1v1 मैच में हराया था, एक मेजर ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में। तब से टेक्नोलॉजी सिर्फ बेहतर हुई है। अगली चीज़ जो मैंने ओपन एआई से कवर की थी वो उसका डेक्स्ट्रॉस रोबोट था। कई साल बाद द फर्म ने अपना स्मैश हिट एआई जनरेटर डार्ली निकाला, जिससे ChatGPT के रूप में भी जाना जाता है, और ये ग्लोबल सेंसेशन बन गया है। हमने ChatGPT और इन सभी चीज़ों के बारे में लंबी चर्चा की है, लेकिन जो कभी बात नहीं होती वो है सैम एल्टमैन खुद। वो मुख्य व्यक्ति जो एआई रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी स्पेस में अलोंग कर रहे हैं, उन्हें या तो वो विलेन दिखते हैं या दुनिया का भविष्य सेवियर। आज के एपिसोड में हम एल्टमैन हिस्ट्री, उनकी इनर साइकी और उनके मोटिवेशंस के बारे में देखेंगे, जो उन्होंने कंपनी ओपन एआई लॉन्च करने के लिए रखी थी। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। एआई न्यूज़ आजकल हर जगह है, तो समझना कि ये कैसे काम करता है, क्या ये समझदारी नहीं होगी? आज के स्पॉन्सर brilliant.org यहाँ मदद कर सकते हैं। ये स्टेम सब्जेक्ट सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ब्रिलियंट के पास कंप्यूटर साइंस पर एक इंटरैक्टिव कोर्स है जो न्यूरल नेटवर्क्स को भी शामिल करता है। आप एआई के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्रिलियंट आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को एक मज़ेदार तरीके से टेस्ट करता है। अगर आप अपने स्टेम ज्ञान को ब्रशअप करना चाहते हैं या अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो ब्रिलियंट आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। मुझे न्यूरल नेटवर्क्स कोर्स का इंट्रोडक्शन खास करके पसंद आया। ये एक अच्छा रिफ्रेशर था जो सच में सैम एल्टमैन की बात कर रहे हैं। उनके बिल्डिंग ब्लॉक को मजबूत बनाता है। brilliant.org कोल्ड फ्यूजन पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और 30 दिन का फ्री ट्रायल प्राप्त करें। पहले 200 लोगों को एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो वापस वीडियो की तरफ। सैम एल्टमैन का जन्म 22 अप्रैल 1985 को शिकागो, इलिनॉय में हुआ। बचपन से ही उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत क्यूरियोसिटी थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्हें उनका पहला कंप्यूटर मिला, एक मैकिन्टॉश SE। वो कंप्यूटर उनका दुनिया से जुड़ने का एक गेटवे बन गया। जल्द ही उन्होंने AOL चैट रूम्स डिस्कवर किए। ये उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल था। हालांकि वो बहुत ही प्रिकॉशियस और नर्डी थे, लेकिन वो एक बहुत ही बोल्ड बच्चे थे। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को होमोसेक्सुअल होने का खुलासा किया। उस समय वो जॉन बॉर्गर स्कूल, एक प्राइवेट प्रेप स्कूल सेंट लुइस, मसूरी में पढ़ रहे थे। स्कूल में उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ इंसिडेंट्स हुए जो उन्हें थोड़ा अलग सोचने और दुनिया को नए आइडियाज से चैलेंज करने पर मजबूर किया। हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किया। जल्दी उन्होंने अपने 2 क्लासमेट्स के साथ एक मोबाइल ऐप डेवलप करना शुरू किया जिसका नाम था लूप्ड। ये फेसबुक और ट्विटर का शुरुआती दौर था। सभी लोग एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कोई भी अपना लोकेशन शेयर नहीं कर पा रहा था। लूप्ड इसी आइडिया पर बेस्ड था कि आपके दोस्तों को बताता है कि आप कहाँ हो। आजकल सिक्योरिटी रीजन के लिए इस पर फ्राउंड अपॉन किया जाता है, लेकिन 2000s के शुरुआत में ये एक कूल और नॉवल आइडिया था। लूप्ड पहले मोबाइल ऐप्स में से एक था जो यूजर्स को अपना लोकेशन सेलेक्टिवली दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की अनुमति देता था। आपको कुछ कंटेक्स्ट देने के लिए, गूगल मैप्स 2005 में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसका लोकेशन शेयरिंग फीचर 2017 में ऐड किया गया था। ट्विटर और फेसबुक ने फीचर को 2009 और 2010 में इम्प्लीमेंट किया था। पोटेंशियल देखकर एल्टमैन ने 2005 में स्टैनफोर्ड छोड़ दिया और अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए उन्हें प्रोडक्ट को फर्दर डेवलप करने के लिए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। लकीली उन्हें वाई कॉम्बिनेटर और सिक्वोया कैपिटल से फंडिंग मिली। इस पॉइंट पर याद रखें वाई कॉम्बिनेटर नाम। ये सैम एल्टमैन की लाइफ का एक मेजर पार्ट होगा, जिसे हम इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। 2005 के समर में एल्टमैन ने टायरलेसली काम किया। वो मोबाइल कैरियर्स से मिल रहे थे और उन्हें कन्विंस कर रहे थे ऐप फीचर करने के लिए। उस समय पर कोई ऐप स्टोर नहीं था, ना ही गूगल ना ही एप्पल ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। याद रखें, स्मार्टफोन्स ऐसे दिखते थे, तो मोबाइल कैरियर स्टोर्स पर नॉक करना ही एकमात्र विकल्प था। उनका हार्डवर्क जल्दी पे ऑफ हुआ और ऐप वैल्यूएशन 175 मिलियन तक पहुंच गई। हालांकि वैल्यूएशन के बावजूद कंज्यूमर्स ने कभी ऐप नहीं खरीदा। बाद में एल्टमैन न्यूयॉर्कर को कोट करके कहते हैं
हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू ले रहे थे कि लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होगी। पेसिमिस्टिक व्यू ये था कि लोग अपने काउचेस पर लेटेंगे और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करेंगे, और यही हुआ। एंड कोट। 2012 में उन्होंने और दूसरे फाउंडर्स ने कंपनी को 43 मिलियन के लिए बेच दिया। कंपनी बेचने के बाद उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर निक सीओ से ब्रेकअप कर लिया, जो लूप के को फाउंडर भी थे। तो ये उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक मेजर सेटबैक था। लो के बावजूद उन्होंने अपना नाम बनाया। यानी है वाई कॉम्बिनेटर, एक सीड स्टेज वेंचर फर्म जिसने बहुत सारी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जैसे कि रेडिट, एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, ट्विच और सैम ऑल्टमैन के ऑब्सक्योर लूप को फंड किया था। ऑल्टमैन अपनी पहली कंपनी एस्टैब्लिश करने में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने पॉल ग्राहम वाई कॉम्बिनेटर के को फाउंडर की अटेंशन पकड़ी। लूप वो पहली 8 कंपनीज में से एक थी जिसे वाई कॉम्बिनेटर ने फंड किया था। पॉल ग्राहम सैम की टॉनिसिटी और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट से इम्प्रेस थे। उन्होंने सैम से पूछा कि वाई कॉम्बिनेटर में क्या वो पार्ट टाइम पार्टनर बनेंगे 2011 में। ऑल्टमैन ने ज्वाइन किया और फाउंडर्स के लिए वाई कॉम्बिनेटर एक्सपीरियंस के की पार्ट्स को बिल्ड करने में मदद की। बाद में 2014 में जब पॉल ग्राहम और उनकी को फाउंडर वाइफ जेसिका लिविंगस्टोन ने अपने 2 यंग चिल्ड्रन को देखने के लिए स्टेप डाउन किया, तो वो प्रेसिडेंट बन गए। ऑल्टमैन एक फोर्स है जिसे रिकॉन करना पड़ेगा। उनका डिविनर काम है, लेकिन कभी कभी वो रिप्लेस हो जाता है एक फ्राइटनिंग टेम्पर से, लेकिन सिर्फ तब जब उसे क्रॉस किया जाता है। वो क्वर्की और समवॉट ऑफ एन ऑड बॉल है। एक पार्टी में जब उनसे उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फेमसली रिमार्क्ड किया कि वेल, मुझे कार रेसिंग पसंद है। मेरे पास 5 है, इंक्लूडिंग 2 मैक्लेरेंस एंड 1 ओल्ड टेस्ला। मुझे कैलिफोर्निया के ऑल ओवर रेंटेड प्लेन्स उड़ाने में मज़ा आता है। और हाँ, एक और ऑड वन, मैं सर्वाइवल के लिए प्रेप करता हूँ। अपने ऑडियंस के बर्मीज लुक को देखकर उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे फ्रेंड्स ड्रंक होते हैं तो वो दुनिया के एंड होने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जब एक डच लैब ने 5 साल पहले H5N1 बर्ड फ्लू वायरस को मॉडिफाई किया, उसे सुपर कॉन्टेजियस बनाया, तो लीथल सिंथेटिक वायरस रिलीज होने के चांसेस अगले 20 साल में वेल नॉन ज़ीरो है। दूसरा सबसे पॉपुलर सिनेरियो ये होगा कि AI US पर अटैक करेगा और नेशन स्केर्स रिसोर्सेज पर न्यूक्स से लड़ेंगे। जस्ट टू क्लैरिफाई दो, ऑल्टमैन ने ये सब 2016 में कहा था। हम सब जानते हैं कि 2019 के एंड में 3 साल बाद क्या हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, ये रिसर्च लैब इन चाइना में लिए गए लैकलस्टर प्रिकॉशंस का रिजल्ट था, जो एक डेडली वायरस को ब्रेकआउट करने का कॉज बन गया और पूरी दुनिया को इनसफरेबल पैंडेमिक एक्सपीरियंस करने पर मजबूर कर दिया। मैं यहाँ ये डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन पॉइंट ये है कि ऑल्टमैन श्योरली कुछ ऐसी चीज़ों पर थे जो ज़्यादातर लोगों को ऑब्वियस थी। लेकिन AI अटैकिंग सिनेरियो के बारे में क्या? उन्होंने स्टेप्स लिए थे इसे इंश्योर करने के लिए कि ये नहीं होगा। हम इस पर बाद में आएंगे। बिसाइड्स इट्स क्वर्की नेचर, उन्हें सच में दुनिया को चेंज करना था, लेकिन नॉट इन अ स्कमिंग एलिजाबेथ होम्स काइंड ऑफ वे। अपनी पहली कंपनी लूप बेचने के बाद सैम ने एक छोटी वेंचर फंड लॉन्च की जिसका नाम था हाइड्रोजीन कैपिटल। ये टेक्नोलॉजी कंपनीज को फंड करती थी एजुकेशन, स्पेशलिटी फूड, हॉस्पिटैलिटी, कंज्यूमर नेटवर्क्स, एंटरप्राइजेस, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टेड हार्डवेयर में। सैम अपनी एबिलिटी के लिए जाने जाते थे हिडन जेम स्पॉट करने और उनके फ्लॉज फिक्स करने के लिए। इंटरेस्टिंगली, ऑल्टमैन ने इन्वेस्ट किया था और ब्रीफली सर्व्ड एज अ CEO ऑफ रेडिट। उन्होंने कंपनी को $50 मिलियन रेज करने में मदद की और 2014 में जब वो शैम्बल्स में थी। ऑल्टमैन को न्यूक्लियर एनर्जी का भी पैशन है। उन्होंने इन्वेस्ट किया और जॉइंड ऑन द बोर्ड ऑफ मल्टीपल फ्यूजन्स एंड अ फ्यूजन स्टार्टअप। उनका रीजनिंग और चैलेंजिंग बिजनेस टेंड्स टू अट्रैक्ट मोर इंटरेस्ट। इस तरह सोचिए तो आप एक और सोशल मीडिया स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप इस आइडिया को पिच करते हैं तो प्रोबेबली आपको अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर से एक बोर्ड लुक मिलेगा। अगर तुम एक AI कंपनी बनाने का सोचो जिसमें कंप्यूटर साइंस की नॉलेज हो, तो सब लोग तुम्हारे जैसा ही कुछ करना चाहते हैं। जैसे जैसे सैम अपने प्रोफेशनल एंडेवर में आगे बढ़े, वो सिलिकॉन वैली में एक पावरफुल फिगर बन गए। उनके मेंटोर पॉल ग्राहम कहते हैं कि सैम बहुत ही पावरफुल बनने में अच्छे हैं। 2012 एक इंटरेस्टिंग साल था AI के लिए। जेफरी हिंटन ने एक पेपर रिलीज किया जो पहली बार साबित करता था कि न्यूरल नेटवर्क्स ऑब्जेक्ट को उतना ही एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं जितना ह्यूमंस कर सकते हैं। इसी साल 2012 में ऑल्टमैन अपने दोस्तों के साथ सैन फ्रांसिस्को के नॉर्थ में हाइकिंग कर रहे थे।
वो लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन चलते चलते एल्टमैन को अचानक से रियलाइज हुआ कि ह्यूमंस उतने यूनिक नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। उन्होंने महसूस किया कि कोई रीज़न नहीं है मानने का कि 13 साल में हार्डवेयर ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर सकता है। कुछ चीज़ें अभी भी यूनिकली ह्यूमन हैं, जैसे जेन्युइनली क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, फील करने की एबिलिटी और ट्रूली एम्पैथाइज करने की एबिलिटी। लेकिन फ्यूचर में कंप्यूटर्स ह्यूमंस के आउटपुट को मिमिक कर देंगे और शायद यही वजह है कि सैम ऑल्टमैन डरते हैं कि एक दिन एआई ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा और हमें हमारी यूनिकनेस से स्ट्रिप कर देगा। ये रिवैल्यूएशन उन्होंने बहुत दिन तक अपने पास रखी, जब तक 2016 में उन्होंने न्यूयॉर्कर से इंटरव्यू में इसके बारे में खुलकर बात नहीं की। उन्होंने कहा, मशीन्स होने के कुछ फ़ायदे होते हैं। हम ह्यूमंस अपने इनपुट और आउटपुट रेट से लिमिटेड होते हैं। हम सिर्फ 2 बिट्स पर सेकंड सीख सकते हैं, तो बहुत कुछ लॉस्ट हो जाता है। एक मशीन के लिए हम स्लो डाउन वेल सॉन्ग जैसे लगते हैं। उन्होंने जान लिया था कि मशीन्स एक दिन बहुत ही पावरफुल हो सकती है और उन्हें लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। सैम ऑल्टमैन अपने फियर्स में अकेले नहीं थे। टेक वर्ल्ड के एक और की फिगर एलॉन मस्क उन्हीं फियर्स को फील कर रहे थे। मस्क हमेशा इसके बारे में वोकल रहे हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि ऐसे डर के सामने वो एआई कंपनी बनाने से बचेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा अप्रोच किया। 2015 में ऑल्टमैन और मस्क ने फोर्सेस ज्वाइन किए और दूसरे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के साथ मिल गए, जैसे रीड हॉफमैन, लिंक्डइन के को फाउंडर, जेसिका लिविंगस्टन, वाई कॉम्बिनेटर के को फाउंडर और पीटर थिल। इसके अलावा कुछ हाईली क्वालिफाइड एआई रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी टीम ज्वाइन कर गए। कंपनी का चीफ साइंटिस्ट 2016 में ज्वाइन किया। उसका नाम था इलिया सुत्स्कोवा। वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है जो मशीन लर्निंग फील्ड में वाइडली रिस्पेक्टेड है। मस्क और ऑल्टमैन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने से पहले वो गूगल ब्रेन में रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा था। उसने अपनी ऑपरेशंस फंड करने के लिए ओवर $1 बिलियन प्लेज किए। उन्होंने अपने पेटेंट्स और रिसर्च को पब्लिक के लिए ओपन करना और दूसरे इंस्टीट्यूशंस और रिसर्चर्स के साथ फ्रीली कोलैबोरेट करने का एग्रीमेंट भी किया। इसीलिए कंपनी का नाम रखा गया ओपन एआई। पहले ओपन एआई को नॉन प्रॉफिट एंटिटी सेटअप किया गया था जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई क्रिएट करता था। एजीआई वो एआई सिस्टम होते हैं जो जनरली ह्यूमन से स्मार्टर होते हैं, लेकिन सेफ और बेनिफिशियल वे में। उनका खास कंसर्न था गूगल डीप माइंड टेक्नोलॉजीज डिवीजन जो एआई फील्ड में रैंक सुप्रीम कर रहा था। उनका सोचना था कि गूगल डीप माइंड दुनिया को मॉनिटर कर सकता है कॉम्पिटिटर्स के लिए और उन्हें क्रश कर सकता है। मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनका डेवलप किया हुआ एआई खराब हो जाता है तो हम रिस्क ले रहे हैं कि हमारे पास एक इमॉर्टल और सुपर पावरफुल डिक्टेटर होगा हमेशा के लिए। उन्होंने आगे कहा, सबसे पहले सारे कॉम्पिटिटिंग एआई रिसर्चर्स को मार देना मुझे थोड़ा कैरेक्टर फ्लॉ लगता है। ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट एआई रिसर्च फर्म बहुत एक्साइटमेंट और हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ शुरू हुआ था। बिग नेम इन्वेस्टर और फ्यूचर के लिए एक ग्रैंड विजन के साथ दुनिया एक्साइटेड थी देखने के लिए कि वो क्या अकम्प्लिश करेंगे। उनका डर तो समझ में आ रहा था, लेकिन उनका विजन क्या था ये इतना क्लियर नहीं था। ओपन एआई का अप्रोच एक क्यूरियस एक्सप्लोरर जैसा था जो हमेशा नई चीज़ें और समझने को डिस्कवर करने की कोशिश करता है। वो एक एआई बनाना चाहते थे जो पोएम लिख सकता हो या सिम्फनी कंपोज कर सकता हो, लेकिन ऐसे एआई सिस्टम को डेवलप करना आसान नहीं होता। इसमें पेशेंस, डेडिकेशन और अननोन को एम्ब्रेस करने की विलिंगनेस चाहिए। सैम ऑल्टमैन ने सिस्टम को एक्सप्लेन किया एक बच्चे से कंपेयर करके जो कि दुनिया के बारे में सिर्फ सीख रहा होता है। जैसे एक बच्चा, एक एआई सिस्टम को भी गाइडेंस और ओवरसाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए ओपन एआई ने एक गवर्नेंस बोर्ड बनाने का प्लान किया जो लोगों को दुनिया बाहर से इस टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया जा रहा है उसे से करने देता। लेकिन टाइम के साथ ये क्लियर हो गया कि रैंक्स में थोड़ी फाइटिंग हो रही थी। अर्ली 2018 में एलॉन मस्क कंपनी के प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और उन्होंने सजेस्ट किया कि वो खुद ऑपरेशन कंट्रोल कर लें। ओपन एआई के दूसरे फाउंडर्स जैसे कि सैम ऑल्टमैन, सीटीओ ग्रेग ब्रॉकमैन ने मस्क के प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया। एक पावरफुल स्ट्रगल शुरू हो गई और मस्क ने प्रोजेक्ट से पब्लिकली वॉक अवे कर दिया। ओपन एआई और मस्क दोनों ने रीज़न बताया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और इसमें कुछ सच्चाई भी थी। टेस्ला अपना ऑटोनोमस ड्राइविंग प्रोग्राम डेवलप कर रहा था और उन्होंने ऑलरेडी एक ओपन एआई इंजीनियर को हायर कर लिया था। इसमें आग में घी डालने वाला ये फैक्ट था कि मस्क ने ऑर्गेनाइजेशन को ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर रफली $1 बिलियन डोनेट करने का प्रॉमिस किया था। उन्होंने अपने डिपार्चर के बाद पेमेंट्स बनाना बंद कर दी थी। ये नॉन प्रॉफिट को एक प्रिकैरियस पोजीशन में छोड़ गया। एआई सिस्टम को सुपर कंप्यूटर्स पर ट्रेन करने से एस्ट्रोनॉमिकल फीस एसोसिएटेड होती है। उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा।
1 साल पहले 2017 में गूगल ब्रेन ने एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर अनाउंस किया था जिसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क जैसी मशीन ट्रांसलेशन और टेक्स्ट जनरेशन के लिए भी पॉपुलर चॉइस बन गया। ये रेवोल्यूशनरी था इस सेंस में कि अब कोई भी एआई सिस्टम ट्रेन किया जा सकता था और एंडलेसली इम्प्रूव किया जा सकता था, बस डेटा फीड करते रहो, लेकिन ये कॉस्टली था। ट्रांसफॉर्मर मॉडल का एडवांटेज उठाने के लिए ओपन एआई ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक फॉर प्रॉफिट एंटाइटी बनाएंगे, इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट्स को कैप कर देंगे और कोई भी एक्सेस ओरिजिनल नॉन प्रॉफिट में वापस डाल देंगे। लेकिन एंटमैन ने इस न्यू एंटाइटी में कोई भी इक्विटी लेने से मना कर दिया। फॉर प्रॉफिट बनाने से कुछ इन्वेस्टर्स टर्न ऑफ हो गए, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ ज्वाइन कर लिया और इनिशियली $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने ओपन एआई को क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया उसके मैसिव एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए, जो इवेंचुअली चैट जीपीटी और इमेज जनरेटर डाली को क्रिएट किया। चैट जीपीटी के ह्यूज सक्सेस के बाद जनवरी 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई और उसकी टेक्नोलॉजी में एडिशनल $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की। इसके बदले में माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया के सबसे एडवांस्ड और पॉपुलर एआई मॉडल तक एक्सेस मिल गया और वो इसे अपनी कंज्यूमर के एंटरप्राइज प्रोडक्ट में डिप्लॉय कर सकते थे। कुछ तरह से माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करना शैतान के साथ डील करने जैसा था। ये ओपन एआई को उनके ओरिजिनल इथोस से डाइवर्ट पर मजबूर कर रहे थे। रिसर्च अब ओपन और फ्री नहीं थी, ये कॉम्पिटिटर्स की प्रेइंग आइज से छुपी हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी को कंपटीशन से आगे रखने के लिए अर्ज किया और एआई प्रोडक्ट रिलीज करने पर प्रेशर डाला। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई पार्टनरशिप और चैट जीपीटी अर्ली सक्सेस ने गूगल को पैनिक में डाल दिया। गूगल ट्रेडिशनली अपनी एआई डेवलपमेंट अंडर रैप्स रखता था, जबकि ओपन एआई उन्हें पब्लिक के लिए जनरल यूज के लिए रिलीज कर देता था। और यही थी फेमस एआई वॉर की शुरुआत, जिसके बारे में मैंने बहुत बात की है। लेकिन क्योंकि ये एआई टूल्स अभी अपनी इन्फेंसी स्टेज में हैं, रिजल्ट या तो रिमार्केबल होते हैं या एब्सर्ड, तो कोई भी क्यों एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट रिलीज करेगा। सैम ऑल्टमैन के हिसाब से ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए बेनिफिट्स पोटेंशियल रिस्क से ज़्यादा होते हैं, जहाँ एक इंडिविजुअल कंट्रोल में होता है। वैसे भी अब कैट बैग से बाहर आ चुकी है और काउंटलेस कंपनीज अपने ओन डेवलप करने के लिए एआई टूल्स यूज़ कर रही हैं। बिजनेस वर्ल्ड में जब तुम अपने कॉम्पिटिटर्स को कुछ ऐसा करते हुए देखते हो जो सक्सेस जनरेट कर रहा है, तो वहाँ अनलिमिटेड कॉपी कैट्स होने का बंच होगा। गवर्नमेंट और जनरल पॉपुलर्स यूनाइटेड स्टेट के पीछे है। उन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग एआई लीडर्स के साथ मई 2023 में की थी। और मुझे लगता है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह का इनोवेशन होगा। क्या ये प्रिंटिंग प्रेस जैसा होगा जो नॉलेज, पावर और लर्निंग को वाइडली डिफ्यूज करता था, जो ऑर्डिनरी एवरीडे इंडिविजुअल को एम्पावर करता था, जो ग्रेटर फ्लरिशिंग लाता था, जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर लिबर्टी लाता था? या फिर ये एक एटम बॉम्ब जैसा होगा, एक ह्यूज टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर, टेरिबल, जो आज तक हमें हॉन्ट कर रहे हैं। हमने GPT-4 रिलीज करने से पहले ओवर 6 मंथ्स एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन कंडक्ट किए थे, एक्सटर्नल रेड टीमिंग और डेंजरस कैपेबिलिटीज टेस्टिंग की थी। हम प्रोग्रेस पर प्राउड हैं जो हमने बनाया है। GPT-4 हेल्पफुल और ट्रूथफुल रिस्पॉन्ड करने में ज़्यादा लाइकली है और हार्मफुल रिक्वेस्ट रिफ्यूज करने में भी एनी अदर वाइडली डिप्लॉयड मॉडल ऑफ सिमिलर कैपेबिलिटीज से भी ज़्यादा लाइकली है। सरकार द्वारा रेगुलेटरी इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ताकि इंक्रीजिंगली पावरफुल मॉडल्स के रिस्क को कम किया जा सके। और बात यह है कि ये एआई शुरुआती दौर है, ये समय के साथ और बेहतर होगा और तेज़ी से। कौन जाने कि दूर भविष्य में क्या हो सकता है, या तो ये बहुत अच्छा हो सकता है या फिर उतना अच्छा नहीं। सैम ऑल्टर ने अपने शब्दों में कहा, मुझे लगता है कि थोड़ा डरने में पागलपन नहीं है। वो कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस और रॉक एआई अभी इमीडिएट थ्रेट्स नहीं है। उनका सोल्यूशन ये है कि एआई को सेफ, हाईली अलाइन बनाया जाए ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ, और मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट एक बेहतर दुनिया बना सकता है हम सभी के लिए। लेकिन हमें अभी भी केयरफुल रहना होगा, और ऑलरेडी ये मिराकुलस चीज़ें कर रहा है। सिंसिनाटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉन पेस्टीन और डॉक्टर ट्रेसी ग्लॉसर अपना खुद का एआई ट्रेन कर रहे हैं ताकि बच्चों में सुसाइड को रोका जा सके। ये एक पीडियाट्रिशियन को एक झलक दे सकता है कि कौन से बच्चे को इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को शेप करने में हमेशा से एक ड्राइविंग फोर्स रही है, चाहे फिर वो व्हील का इन्वेंशन हो या इंटरनेट। हर नई क्रिएशन ने अपना फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म फेस किया है। हम सब ने इंटरनेट के नेगेटिव साइड्स देखे हैं, जैसे ये कैसे मिस इन्फॉर्मेशन और डिविजन स्प्रेड कर सकता है, लेकिन एआई के साथ सिर्फ ये बढ़ने वाला है। लेकिन
हम सिर्फ नेगेटिव साइड्स पर फोकस नहीं कर सकते। एआई ऑलरेडी गेम डेवलपमेंट, वीडियो प्रोडक्शन, कॉपीराइटिंग, कोडिंग एंड काउंटलेस अदर फील्ड्स को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। ये कॉग्निटिव रिपीटेटिव वर्क जो कोई भी पसंद नहीं करता उसे ऑटोमेट करने देता है, ताकि लोग अपने प्रोफेशन में वो भी कर सकें जो वो एंजॉय करते हैं। ये एक अच्छी बात है जो हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। वहाँ भी वो लोग हैं जो इसे अपनी क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए टूल के रूप में यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव्स है, लेकिन की ये है कि इस टूल को जितना वाइजली और रिस्पॉन्सिबली पॉसिबल हो यूज़ किया जाए। जैसे आइजैक एसिमोव, फेमस साइंटिस्ट फिक्शन राइटर, ने एक बार कहा था, अभी लाइफ के सबसे सैड एस्पेक्ट्स में से एक ये है कि साइंस नॉलेज गैदर कर रही है फास्टर देन सोसाइटी गैदर्स विजडम। तो चलो हम अपना पार्ट करते हैं ताकि ऐसा ना हो, इन टूल्स को विजडम के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर फ्यूचर में एआई के साथ बहुत गलत हो जाता है तो सैम ऑल्ट्मैन हिस्ट्री के सबसे हेटेड पर्सन में से एक बन सकते हैं। उस समय शायद ही लग सकता है कि उन्होंने शुरुआत तो पूरे गोल्स के साथ की थी, लेकिन अंत में वो वही बन गए जिसे वो प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे थे। अल्टीमेटली ये तो समय ही बताएगा। तो ये थी सैम ऑल्टमैन की कहानी और उनकी फ़िलॉसफीज़ क्या हैं। मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगती है। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आई होगी। धन्यवाद देखने के लिए और जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन। कोल्ड फ्यूजन, एक नई सोच।